गुड मॉर्निंग एवरीवन, सो वेलकम बैक टू कैनवस क्लासेस। माई सेल्फ पारस सागर एंड चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन ऑफ डीपीपी ऑफ जीओसी। जीओसी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी स्कोरिंग भी है और ऑर्गेनिक आपको बहुत ज़्यादा टाइम बचाती है आपका एग्जाम में, क्योंकि जो क्वेश्चन आता है वो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है और जो नहीं आता उसको देख के पता चल जाता है कि ये नहीं आता है हमें। तो दैट इज वाई ऑर्गेनिक पे कमांड लाना बहुत जरूरी है। उसके लिए हम इतने सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करेंगे कि आपको डेफिनेटली एक नया कॉन्फिडेंस फील होगा कि हाँ यार ऑर्गेनिक रिवाइज भी हो गई और इंप्रूव भी हो गई है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन से। तो बाकी आप लोगों को पता है कि टेलीग्राम पे मेरा एक ही ऑफिशियल ग्रुप है, दिस इज द लिंक टू दैट t.me/canvas classes। और अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो दिस इज द माय यूजर आईडी paras_ठाकुर। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। हाउ मेनी कायरल सेंटर्स आर देयर इन द फॉलोइंग कंपाउंड? व्हाट आर कायरल सेंटर्स? एक ऐसा एटम जो 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ है। जरूरी है कि वो कार्बन ही हो? नहीं, कार्बन के अलावा फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर भी हो सकते हैं। ठीक है, बट हाँ मेजॉरिटी ऑफ केस में हमें कार्बन ही मिलता है, क्योंकि ऑर्गेनिक में हम कार्बन की कंपाउंड पढ़ते हैं और कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो 4 बॉन्ड अगर वो चारों ही डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा होगा तो दैट इज अ कायरल सेंटर। तो यहाँ पर देख लीजिए कायरल सेंटर कितने हैं। ये वाला आपका कार्बन कायरल है, देन ये वाला कार्बन कायरल है, क्योंकि 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा है ना यार। ये वाला देखो, इधर इथाइल है, नीचे मिथाइल है, इधर आपका कार्बोनिल ग्रुप है और चौथा हो गया हाइड्रोजन। तो 4 डिफरेंट हो गए। देन इस वाले में बात करो, यहाँ पर कुछ और है। अब आप ये देखोगे, आप बोलोगे सर ये वाला और ये वाला तो एक रिंग है, तो रिंग में कैसे आएगा ये? ठीक है, चलो एक सेकंड देख लेते हैं इसको भी। अच्छा हाँ, ये वाला तो यहाँ पर भाई साहब रिंग में थे, मतलब इस तरफ की जो ब्रांचिंग और इस तरफ की जो ब्रांचिंग है वो तो सेम है। तो दोनों ब्रांचेज अगर सेम हो गई तो फिर उसको कायरल नहीं बोल सकते ना। हाँ, ये वाला कायरल नहीं हुआ। एंड दूसरा अगर देखें ये वाला, हाँ ये वाला कायरल है। ठीक है, क्योंकि ऊपर को ऑक्सीजन है, यहाँ पर डिफरेंट है, यहाँ डिफरेंट, फोर्थ आपका हाइड्रोजन होगा। देन ये बन जाएगा आपका, ये नहीं है, ये नहीं है, ये बन जाएगा, ये भी बन जाएगा और ये बन जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 कायरल सेंटर्स यहाँ पर आपके पास आ गए। ठीक है, क्लियर? तो आपको समझ आया ना कि ये वाला कार्बन क्यों नहीं है? क्योंकि इस तरफ से अगर मैं चलता हूं तो मेरे को वही तरह की, मतलब ऐसा समझ लो यार आप, यहां से आपको देखना कि ये वाला और ये वाला दोनों सेम है कि नहीं है। देखो इसको बीच में से कट करके देख लो, वो वाला हाफ और ये वाला हाफ बिल्कुल आइडेंटिकल है। तो मतलब ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच बिल्कुल आइडेंटिकल है, तो 2 ब्रांचेज आइडेंटिकल हो गई। ठीक है, इस वाले में देखो, इधर की ब्रांच कुछ और है, इधर की ब्रांच कुछ और है, उसमें अलग अलग तरह से ब्रांचेज आगे लगी हुई हैं, तो वो डिफरेंट है। देन क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ टेंडेंसी टू अंडरगो डिसप्रोपोर्शनेशन? और पूछा गया है कि ये कार्बोकेटायन या कार्बन आयन या फ्री रेडिकल, कौन आपका डिसप्रोपोर्शनेट कर सकता है? देखो सीधी सी बात है, डिसप्रोपोर्शनेशन आपने रिडॉक्स में पढ़ा हुआ, जब सेम स्पीशीज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों शो कर रही होती है, दैट इज कॉल्ड डिसप्रोपोर्शनेशन। बट अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखेंगे इंटरमीडिएट्स में, तो रेडिकल्स आपके डिसप्रोपोर्शनेट कर जाते हैं। अब इन्होंने टर्शरी फ्री रेडिकल का एग्जांपल दिया हुआ, चलो ठीक है कोई बात नहीं। आप एक काम करो, एक टर्शरी फ्री रेडिकल 2 ले लो। ठीक है, ऐसा एक और भी ले लो। तो मेरे को इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से, ये हो गया, दोनों फ्री रेडिकल सेम है। हाँ, सेकंड वाले मैंने CH3 को CH2H करके लिखा है। होता क्या है, जब फ्री रेडिकल डिसप्रोपोर्शनेट करते हैं तो एक एल्केन और एक एल्कीन बन जाता है। तो ये रेडिकल क्या करेगा, दूसरे वाले से H उठा लेगा। ठीक है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ रह जाएगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलके डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो इसमें जो आपका प्रोडक्ट बनेगा, तो एक तो आपका अल्केन बन गया और दूसरा आपका क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH3 राइट, एक आपका अल्कीन बन गया। ठीक है, तो इस तरह के रिएक्शन को भी डिस्प्रपोर्शनेशन कहा जाता है। तो ये रेडिकल्स शो करते हैं, जरूरी नहीं कि टर्शरी ही होना चाहिए, वो आपका 1 डिग्री रेडिकल होगा तब भी चल पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे CH3 CH2 रेडिकल है, और एक और ले लो। ओके, अब इनमें ये और ये वाला H उठा लेगा यहाँ से, तो ये इथेन प्लस इथीन ये बन जाएगा। तो ये भी आपका डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन विल गिव फास्टेस्ट डीप्रोटोनेशन? डीप्रोटोनेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ अ प्रोटॉन, दैट इज H पॉजिटिव। तो H पॉजिटिव सबसे जल्दी कौन छोड़ेगा?
जो इसका हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। अब देखो ये पहला वाला जो ये वाला H है, ये तो नहीं निकल सकता यार। क्यों? क्योंकि इसके निकलने से कोई स्टेबल स्पीशीज नहीं बनने वाली है ना। H पॉजिटिव वही सबसे जल्दी निकलता है जो ज़्यादा एसिडिक हो, मतलब जिसके निकलने के बाद जो कार्बन आयन बनेगा वो स्टेबलाइज होगा। 2 पोजीशन से अगर आप H को निकालते हैं, यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो भी उतना स्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी डबल बॉन्ड है। ठीक है, अगर आप देखिए 2 पे निकाल भी लेना, आपको बोलेगा सर कार्बोनिल का अल्फा पोजीशन बड़ी एसिडिक होती है ना, कि सर ये वाला H जो है ये एसिडिक होगा। तो चलो देखो, अगर आप इसको निकाल भी लेते हो, लेट्स से आपने इसको निकाल दिया और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, क्या होगा? अब अगर आप इस नेगेटिव चार्ज को इस तरह से रेजोनेंस करेंगे तो बेटा एक डबल बॉन्ड और दूसरा डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड इकट्ठे आ जाएंगे। दैट इज गोइंग टू बी वेरी अनस्टेबल सिनेरियो। ठीक है, तो इसलिए ये वाला, तो इसलिए अल्फा तो था ये, पर अल्फा पे भी sp3 होना चाहिए। ये sp2 है तो 2 वाला नहीं होगा, 3 वाला भी नहीं होगा, क्योंकि 3 पे ऑलरेडी डबल बॉन्ड है और उसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो कोई खास स्टेबल नहीं हो रहा। 4 पे, हाँ 4 पे बहुत अच्छा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 4 पे बहुत अच्छा? देखिए Cn लगा हुआ है, Cn फिर आपका ये 5 पोजीशन है, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है। देखो आप 4 से निकाल रहे हैं ना, तो 4 के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब देखो 4 पे जो नेगेटिव चार्ज आया है वो आगे कॉन्जुगेशन में है इस तरह से, तो वो नेगेटिव चार्ज बहुत अच्छे से डीलोकलाइज हो रहा है रेजोनेंस के थ्रू, तो 4 वाली पोजीशन से जाएगा बड़े इजीली। ठीक है, तो ए ऑप्शन। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर आर पॉसिबल फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड? कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं? तो आपको देखना है कि भैया कितनी पोजीशन है, मतलब डबल बॉन्ड के क्रॉस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो हो सकता है ना। तो ये वाला डबल बॉन्ड क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर रहा है? कौन सा डबल बॉन्ड शो करता है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म? देखिए डबल बॉन्ड पे जो 2 आपके सेंटर्स हैं, एक ये कार्बन है और एक ये कार्बन है ना बेटा। हर एक कार्बन के ऊपर जो 2 ग्रुप लगे हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, मतलब ये ए है तो ये बी होना चाहिए। ओके, वैसे ही इस वाले पे देख लो, अगर ये सी है तो ये डी होना चाहिए। मैंने बोल रहा कि चारों ही डिफरेंट हो, कि ए बी सी डी 4 अलग हैं, हाँ ये ए और ये बी हो तब भी चलेगा। मतलब इस एक कार्बन पे ये 2 ग्रुप आपस में सेम नहीं हो सकते और इस कार्बन पे भी ये 2 ग्रुप आपस में सेम नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो अगर आप इस वाले डबल बॉन्ड को देखेंगे तो क्या है इस पे, देखिए यहां पर इस कार्बन पे एक H है और एक CH3 है, तो 2 डिफरेंट है। यस, इस कार्बन पे भी एक H है और बाकी का ये पूरा ग्रुप, तो यस यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हो सकता है। सिमिलरली इस डबल बॉन्ड के क्रॉस यहां पर भी हो सकता है ना, क्योंकि उसके ऊपर भी 2 डिफरेंट ग्रुप्स हैं। और तीसरे वाले के क्रॉस, हाँ जी उसके ऊपर भी 2 डिफरेंट ग्रुप्स हैं। ओके, क्या इस कंपाउंड में सिमिट्री है? क्या बीच में से कट करूंगा तो 2 बराबर मिलेंगे मुझे पीसेस के? नहीं, 2 इक्वल हाफ नहीं मिलते, क्योंकि लेफ्ट एंड में आपका CH3 है, राइट एंड में आपका कार्बोक्सिलिक है, तो सिमिट्रिकल नहीं है। तो अगर सिमिट्री नहीं है और मेरे पास 3 स्टीरियोजेनिक सेंटर्स हैं, स्टीरियोजेनिक सेंटर मतलब जिनके क्रॉस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म या मेरे स्टीरियो आइसोमर बनते हैं, तो ये भी स्टीरियोजेनिक सेंटर है, ये भी स्टीरियोजेनिक सेंटर है, ये भी स्टीरियोजेनिक सेंटर है। तो मेरे पास 3 स्टीरियोजेनिक सेंटर है, तो 2⁻³ दैट इज 8 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स यहां पे आएंगे। समझे ये? देन क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखिए सिन और एंटी 2 तरह की एडिशन होती हैं। सिन का मतलब होता है सेम साइड से, अगर डबल बॉन्ड में, ठीक है, दोनों चीजें सेम साइड से ऐड हो रही हो तो उसको सिन एडिशन बोलते हैं। बट अगर एक चीज इधर से और एक चीज ऊपर से आ रही है, ऑपोजिट साइड से ऐड हो रही है, तो उसको एंटी एडिशन बोलते हैं। तो उन्होंने सिन एडिशन पूछ रखा है, ठीक है ना। तो सिन एडिशन से क्या बनेगा? ये सिंपल पूछ रहे हैं, सिन एडिशन करवा रहे हैं, पर भैया करवा किसके रहे हैं ये भी तो पूछिए ना, बताइए मतलब ज़रा सा। सिन एडिशन करवाएंगे तो क्या बनेगा? देखो डेक्स्ट्रो और लीवो की तो हम कहानी बोल ही नहीं सकते, क्योंकि किसी की शक्ल पे नहीं लिखा होता कि वो डेक्स्ट्रो है या लीवो है, वो सिर्फ एक्सपेरिमेंट करके ही आपको पता चलता है। तो कभी भी आप किसी मॉलिक्यूल को देख के ये नहीं बता सकते कि वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या लीवो रोटेटरी है। मीसोफॉर्म तब आएगा जब आपके पास सिमिट्री आ जाएगी, है ना। तो सिन एडिशन करनी है तो काम करते हैं, क्या करें? H2 ऐड करके देखते हैं हमारा क्या जा रहा है। आप H2 ऐड कर लो या Br2 ऐड कर लो डबल बॉन्ड के क्रॉस, राइट। चलो वो ऐड करके देखते हैं। तो लेट्स ऐड H2, क्योंकि उन्होंने कुछ डेटा तो दिया नहीं है। तो अगर H2 ऐड करेंगे हमारे पास और सिन एडिशन है तो कार्बन एंड ए आ जाएगा, ये आपका बी आ जाएगा एंड
यहाँ पे H आ जाएगा, सेम यहाँ पे आपका B आ जाएगा, ये A आ गया और यहाँ पे आपका H आ गया। ठीक है, एक बार ये हो गया, मतलब एक बार H2 को मैंने नीचे की तरफ से ऐड कर दिया। वैसे ही एक बार उसको मैं ऊपर की तरफ से ऐड करता हूँ। अगर मैं उसको ऊपर की तरफ से ऐड करूँगा तो ये मेरे पास एक प्लेन में है, देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये A है, ये B है, ये B है, ये A है। ठीक है, अब जब H2 मेरा नीचे से ऐड हो रहा था तो ये दोनों ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गए। ये A जो था ये पीछे की तरफ था और ये B जो था ये भी पीछे की तरफ था। अब जब H2 ऊपर की तरफ से आएगा तो ये दोनों बॉन्ड नीचे की तरफ आ जाएंगे, तो B फ्रंट में तो रहेगा पर नीचे हो जाएगा और A फ्रंट में तो रहेगा। ठीक है, और ये A और ये B और ये H और ये H। अब देखना है कि ये दोनों, अब क्या ये मीजो कंपाउंड है? क्या इसमें डायरेक्टली सिमेट्री दिख रही है मेरे को? नहीं, मीजो तो नहीं है ना। आई कैन नॉट फाइंड अ प्लेन ऑफ सिमेट्री इन दिस केस। बट क्या ये दोनों आपस में नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस हैं? अब देख लो, ये वाला भी कायरल सेंटर है, ये वाला भी कायरल सेंटर है, ये वाला भी कायरल सेंटर है, ये वाला भी है, ये वाला भी है। तो कंपाउंड में दो कायरल सेंटर हैं और ऊपर से सिमेट्री भी नहीं है, तो मतलब मीजो तो नहीं है। ठीक है, तो एक बार टॉप से ऐड हो रहा है, एक बार बॉटम से ऐड हो रहा है, तो डेफिनेटली ये दोनों आपस में क्या होंगे? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। अब देख लो ना कि बीच में मिरर लगा के देख लो, अगर मैं ये मिरर रखता हूँ तो इसके सामने ये वाली इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी? है ना, इसमें भी ए फ्रंट में था, इसमें भी ये देखो फ्रंट में है ना, तो ये मिरर इमेजेस तो हैं पर नॉन सुपर इम्पोजिबल हैं। तो यस, दे आर मेकिंग अ रेसिमिक मिक्सचर। तो अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये, समझे? आप बोल रहे हो सर H2 क्यों ऐड किया, HBr क्यों नहीं ऐड कर दिया? HBr ऐड करता फिर तो मीजो की पॉसिबिलिटी खत्म हो गई थी, है ना। H2 में क्या है कि दोनों तरफ सेम चीज ऐड कर रहा हूं, तो अगर सिमेट्री आनी होगी तो मेरे को दिख जाएगी, तो मीजो का चांस तो है एटलीस्ट। ओके, HBr में तो मीजो वाली ऑप्शन वैसे आउट हो जाएगी, हो ही नहीं सकती। तो इसलिए मैंने H2 ऐड किया, या Br2 आप ऐड कर लेते, जिससे कि पता लगता है कि चलो यार अगर मीजो बनने की पॉसिबिलिटी भी है कि नहीं है ना। तो वो इन दोनों ऑप्शंस को बराबर मौका देता है। नहीं तो आप HBr ऐड कर रहे हो तो आप इस ऑप्शन को तो सही होने का मौका ही नहीं दे रहे। इसलिए क्वेश्चन नंबर 6, हाउ आर द फॉलोइंग कंपाउंड्स रिलेटेड? चलिए देखिए, अब जब आप दो कंपाउंड के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करते हैं तो एक तरीका तो आप RS नेमिंग से कर लीजिए। ठीक है ना, RS नेमिंग से आपको पता लग जाएगा कि इनएंशियोमेर की क्या है। और दूसरा तरीका क्या होता है? रोटेट करके देख लो कि सुपर इम्पोज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्या हो रहा है। तो पहली बात तो है कि पहले ये कंफर्म करो, आर दे स्टीरियो आइसोमर्स, मतलब क्या स्पेस में ही ओरिएंटेशन अलग अलग है या कुछ और ही है? तो देखिए, इथाइल ग्रुप, मतलब एक कार्बन पे क्लोरीन, मिथाइल और इथाइल लगा है। एक कार्बन पे क्लोरीन, मिथाइल और एक और मिथाइल लगा हुआ है, यानी ये तो है ना। और दूसरे कार्बन पे HCl और CH3, HCl CH3, ये वाला पार्ट तो चलो सेम है, सेम का मतलब कनेक्शंस में, नॉट कि स्टीरियो केमिस्ट्री में, है ना। ये वाला पार्ट तो सेम है, बट दूसरा वाला जो पार्ट है ना, ये CH3 और यहाँ पर कुछ दिया नहीं, और ये Cl, CH3Cl और ये, तो यार आइडेंटिकल तो बिल्कुल भी नहीं है। इन्होंने थोड़ा सा तो पोपट कर दिया इन्होंने, यहाँ पर इनको यहाँ पर ET लिखना चाहिए था, इथाइल, है ना, वहाँ पर इथाइल लिखते और यहाँ पर मिथाइल लिखते, तब जाके मैच हो रहे हैं। तो चलो मेरे को लग रहा है कि यहाँ पर शायद ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक। तो डायस्टीरियोमर है, एनेंशियोमर है, मीजो है या आइडेंटिकल है? देखो अब अगर हम इस वाले में देखें तो यहाँ पर क्या किया गया है, H तो वैसा रखा है, Cl और CH3 को आपस में पलट दिया, एक बार इंटरचेंज मारा हुआ है। तो ये जो भी था, अगर ये R था तो ये आपका S बन जाएगा। तो एक सेंटर तो आपका उल्टा हुआ है। दूसरे की बात करें तो दूसरे में क्या देखो, Cl यहाँ पे है और इसमें यहाँ पे है, मतलब Cl और इथाइल को इंटरचेंज किया एक बार, और उसके बाद इथाइल और मिथाइल को कर दिया, दो इंटरचेंज कर दिए हैं। देखो ना, अगर इस Cl को मैं इस इथाइल से इंटरचेंज कर दूं तो ये Cl यहाँ पे आ जाएगा, यस, और इथाइल यहाँ आना चाहिए था पर इथाइल यहाँ चला गया, तो मतलब इथाइल और मिथाइल को भी एक बार इंटरचेंज किया गया है। तो इस कार्बन पे डबल इंटरचेंज हुआ है, तो मतलब सेम रहेगा वो, अगर ये R था तो ये भी R ही होगा, है ना। तो एक हाफ जो है वो पलटा है और दूसरा हाफ सेम रहा है, तो दे आर डायस्टीरियोमर्स।
एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका आप सिंपल RS नेमिंग करके देख लो। देखो अब ये वाला जो आपका स्ट्रक्चर है, ये आपका Cl आ गया, ये आपका CH3 आ गया, ठीक है, और इसको मैं CH CH3 Cl ऐसे करके ले लेता हूँ। ओके, अब इस कार्बन पे प्रायोरिटी ऑर्डर है, ये आपका 1 आ जाएगा, एंड कार्बन ये आपका 2 आ जाएगा, ये आपका 3 आ जाएगा, और ये आपका 4 आ जाएगा। 4 को तो भूल जाना है, ठीक है, जब भी RS नेमिंग करनी है। अगर 4 अगर आपका पीछे है तो उसको भूल ही जाओ, ठीक है। अब देखो 1 मतलब 1 2 3, तो 1 से 2, 2 से 3 क्लॉकवाइज आ रहा है, तो ये R है। ओके, और ये वाले में देखो, ये वाले में भी सेकंड वाले में देखो, सेकंड वाले में क्या है, ये क्लोरीन है, ये इथाइल है, ये मिथाइल है, और यहाँ पर जो भी आपका ग्रुप है लगा हुआ है ना, CH CH3 Cl, तो यहाँ पर प्रायोरिटी ऑर्डर ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। 4 अब आपका फ्रंट में है, बैक में नहीं है। तो एक काम करते हैं, 3 और 4 को इंटरचेंज कर लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं इथाइल यहाँ पे है, मिथाइल वहाँ पे, और मिथाइल को फिर उड़ा दो। अब आपने एक इंटरचेंज किया है, तो जो आपका आंसर आएगा ना, आप उसको पलटना पड़ेगा। तो ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो 1 2 3 ये काउंटर क्लॉकवाइज S हुआ। तो क्योंकि आपने सिंगल इंटरचेंज पहले से कर रखा था, तो ये फिर R में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये भी R है, ठीक है। एक सेंटर मैच कर रहा है, उसी तरह इस सेंटर की भी कर लो। इस सेंटर को तो आपको साफ ही पता लग गया ना यार, सिंगल एक्सचेंज किया हुआ है। सिंगल एक्सचेंज का मतलब है ये जो भी था R था, तो ये S हो जाएगा। तो एक सेंटर मैच कर रहा है और दूसरा सेंटर पलटा हुआ है, तो दैट इज डायस्टीरियोमर्स हैं ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन एटम इन 2244 टेट्रामिथाइल पेंटेन है। यार ये तो बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है इसका, ठीक है। टेट्रामिथाइल पेंटेन, तो स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है, पेंटेन मतलब 5 कार्बन ड्रॉ कर लो, 5 हो गए। नाउ 2244 2244, तो 3 डिग्री कितने हैं, एक ही है, एक ही है, 2 है, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। 8th, हाउ मेनी मिजोफॉर्म्स आर पॉसिबल फॉर द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो मिजोफॉर्म्स कितनी हो सकती हैं, तो यहाँ पर देखो मल्टीपल कायरल सेंटर और ओवरऑल सिमेट्री तो है। अगर बीच में से कट करता हूं मैं, तो यस इट इज परफेक्टली सिमेट्रिकल, ठीक है। तो देखो फिर मिजो भैया कितने बनेंगे यहाँ पे, अगर ये है दिया मुझे सिमेट्री में, तो मैं क्या क्या कॉम्बिनेशन ले सकता हूँ। देखो एक तो ये आ गया जो दिया ऑलरेडी, एक तो यही हो गया है ना, एक तो ये हो गया। चलो तो एक ड्रॉ ही कर लेते हैं, बेटर रहेगा आपके लिए भी। तो 1 2 3 4 5 भाई साहब, ठीक है। एक तो ये हो गया जो ऊपर दिया हुआ है। दूसरी बार क्या करता हूँ मैं, OH को नीचे ले लेता हूँ यार, इस OH को नीचे ले लेता हूँ, एंड यार रुको, OH को नीचे नहीं लेते, OH को सेम रखते हैं, Br को नीचे ले लेते हैं, ठीक है। दूसरा आ जाएगा ये। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, Br और H को चेंज कर दिया ना आपस में, इनको आपस में चेंज किया, तो ये कंपाउंड तो बदल गया, ये कंपाउंड बदल गया, पर क्योंकि यहाँ पर अभी भी टोटल सिमेट्री है, तो ये अभी भी आपका क्या है, मिजो है। यस चलो ठीक है, एक ये हो गया। एंड अगला इसकी कॉपी मारते हैं हम, ठीक है। आई होप आपको मेरे सिर से परेशानी नहीं हो रही, मतलब सिर के पीछे नहीं आ रहा ये। हाँ अब नेक्स्ट वन, Br को नीचे कर दिया। अब एक काम करेंगे, दोनों OH को पलटा मारते हैं, दोनों OH को नीचे करते हैं, ठीक है। ये भी आ जाएगा, इसमें भी सिमेट्री आ गई आपकी परफेक्टली, ठीक है ना। तो अब देखो अब क्या हुआ, पहले CH3 और OH सेम साइड थे, अब यहाँ CH3 और OH आपके ऑपोजिट हो गए हैं। अब इसका एक और पॉसिबिलिटी लिखते हैं, और कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर आ जाएंगे यहाँ पे। CH3 OH और Br हैं, पहले वाले में करते हैं थोड़ा सा चेंजेस। अब यहाँ पे CH3 को हम ऊपर नीचे पलट लेते हैं, CH3 को नीचे ले आते हैं, दोनों को H ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या हो गया, यहाँ पर पहले CH3 OH Br तीनों सेम साइड थे, फिर CH3 OH सेम साइड है, Br उल्टा कर दिया, फिर CH3 मतलब OH और Br सेम साइड कर दिए और ये ऑपोजिट कर दिए। अब CH3 और Br सेम साइड कर दिए, OH ऑपोजिट कर दिया, तो मतलब ये एक और नया स्ट्रक्चर बन गया, इसमें अभी भी सिमेट्री
मेंटेन्ड है। और कुछ कर सकते हैं क्या इसमें? नहीं, मेरे को लगता है और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो ये 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन मेरे पास आ रहे हैं जिनमें स्टिल सिमिट्री मेंटेन्ड है। तो अगर ओवरऑल सिमिट्री रहेगी, प्लेन ऑफ सिमिट्री रहेगा, तो कंपाउंड आपका मिस होगा। तो ये 4 तो बनी गए और 4 से ज़्यादा ऑप्शन दिए नहीं है यहाँ पे, तो 4 बन गए तो बात खत्म होगी आपकी। ठीक है, चलो, तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये, मतलब ईजी था, टाइम कंज्यूमिंग नहीं था, बट ठीक था क्वेश्चन। द कंपाउंड दैट गिव्स द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन ऑन डिहाइड्रेशन। देखिए पहला वाला स्ट्रक्चर जो आपका है CH3CH CH3 CH2OH, ये दूसरा आपका 3 डिग्री और CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH2OH एंड लास्ट वन CH3CH OH CH2 CH3। देखिए सबसे डिहाइड्रेशन करवानी है, सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन, तो इसका OH2 पॉजिटिव बना के पानी निकाल दो। 1 डिग्री इसका निकाल दोगे, 3 डिग्री इससे निकालोगे, मतलब अलाइलिक भी नहीं है ये, इट इज़ 1 डिग्री, और इससे निकालोगे 2 डिग्री। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है 3 डिग्री, बी ऑप्शन। करने की जरूरत नहीं थी, पर चलो एक बार स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ यार कंफर्म कर लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वुड बी ट्रू अबाउट दिस कंपाउंड। ये वाला वैसे हमने काफ़ी पढ़ा होता है, थ्योरी में काफ़ी पढ़ा होता है, क्योंकि एक जेरी मार्च का एग्जाम्पल है। ठीक है, देखिए अब होगा क्या, ये वाला NO2 जो है, आपको पता है कि जब NO2 बेंजीन रिंग के साथ लगा होता है तो उन दोनों के बीच में रेजोनेंस होती है। ओके, तो यहाँ पर किस तरह से रेजोनेंस होगी, ये बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट करेगा, ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट करेगा, तो रेजोनेंस हो रही है, दैट इज राइट। तो इस वाले बॉन्ड पे थोड़ा सा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, है ना। तो ये जो 5वां वाला आपका CN बॉन्ड है, ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से। बट इन केस में क्या हो रहा है, नीचे जो आपका ये तीनों है, क्योंकि तीनों बिल्कुल इकट्ठे लगे हैं और बड़े ग्रुप हैं, ब्रोमीन भी बड़ा है, NO2, तो इन तीनों के बीच में इतनी रिपल्शन होगी स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से कि ये थोड़ा सा आउट ऑफ द प्लेन चले जाएंगे। तो ये NO2 और ये वाला NO2 जो है वो बेंजीन के प्लेन में नहीं रहेंगे। तो बेंजीन के साथ रेजोनेंस वही कर सकता है जो बेंजीन के साथ सेम प्लेन में है। जैसे ये था, ये प्लेन में था तो ये रेजोनेंस कर रहा है, बट ये रेजोनेंस नहीं कर पाएंगे। तो मतलब इस वाले बॉन्ड में जो, मतलब ये वाले 1 और 3 वाला कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं आएगा, इसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ही होगा। तो ये लंबा होगा और ये दोनों बॉन्ड आपस में बराबर होंगे। तो देखिए ऑल 3 बॉन्ड्स आर सेम लेंथ, नहीं। C1N C3N आर ऑफ सेम लेंथ बट शॉर्टर, नहीं शॉर्टर नहीं, लॉन्गर होंगे वो। ठीक है, तो सी ऑप्शन। ओके, तो ये था आपका स्टैटिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, कि जब रेजोनेंस इनहिबिट होती है तो बॉन्ड लेंथ पे भी उसका असर पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो मैंने क्या कहा था, ये कार्बन के ऊपर 2 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए और इस कार्बन पे भी 2 डिफरेंट होने चाहिए, पर यहाँ तो दोनों सेम है, तो ये वाले भाई साहब तो नहीं शो कर सकते। इस वाले कार्बन पे ये दोनों सेम है और इस वाले कार्बन पे, अब आप बोलोगे सर रिंग है, रिंग को कैसे करेंगे हम। रिंग को बेटा बीच में से काट दो, बिल्कुल बीच में से कट करके देखो, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आइडेंटिकल आ रहे हैं, यस, तो वो 2 सेम ग्रुप्स की तरह, सिमिलर ग्रुप की तरह कंसीडर किए जाएंगे। तो मतलब इस कार्बन पे भी दोनों ग्रुप सिमिलर हैं और इस कार्बन पे भी दोनों ग्रुप सिमिलर हैं, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो कर सकता है। और देखिए सी में भी आपका देखो, ये इथाइल इथाइल सेम हो गए, तो ये भी नहीं कर सकता, तो नन, कोई भी नहीं कर सकता। इसमें एक अच्छा प्यारा क्वेश्चन आता है जो बच्चों को नॉर्मली पूछता हूँ, तो चलो यू गाइज आंसर मी दैट। क्या इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा? टेक 20 सेकेंड्स एंड बताइए क्या इस कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। तो एकदम से बच्चों के दिमाग में आता है सर सिमेट्रिकल है, सर नहीं होगा सर, सर इस कार्बन पे दोनों ग्रुप सेम है। अच्छा चलो ठीक है, चलो ठीक है, मतलब मैंने ये कर दिया। अब बोलो अब होगा क्या? वैसे तो पहले वाला एग्जाम्पल पे भी कर सकते थे अपन बात, अब होगा क्या? सर अभी भी नहीं होगा सर, देखो देखो सर ये वाला देखो ना सर, ये रिंग को बीच में से कट कर रहे हो सर, दोनों पार्ट सेम आ रहे हैं सर, अभी भी नहीं होगा, है ना, ऐसा लग रहा होगा आपको, पर होगा यहाँ पे। हाँ, इस डबल बॉन्ड के क्रॉस नहीं होगा, क्योंकि इस कार्बन, ये जो रिंग वाला कार्बन है, ये रिंग को अगर मैं बीच में से काटता हूं तो ऊपर वाला और नीचे वाला हाफ बराबर आ रहे हैं, तो डबल बॉन्ड के क्रॉस नहीं होगा। पर बच्चे ये जो रिंग है, ठीक आपको पता है ना, जैसे रिंग है और रिंग के ऊपर 2 ग्रुप्स हैं, अभी ये CH3 ऊपर है और ये वाला CH3 नीचे है, तो हुए ना आपस में, ये क्या हुआ है, ये ट्रांस हो गया। अब इस वाले CH3 को मैं ऊपर ले जाऊं,
दोनों सामने सामने आ जाएंगे तो सिस हो जाएगा। तो वैसे ये वाला जो रिंग है इसके ऊपर 2 ग्रुप लगे हैं, 2 मिथाइल, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि दोनों मिथाइल ऊपर हों एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक मिथाइल ऊपर हो और एक मिथाइल नीचे हो। तो ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म है पर डबल बॉन्ड के अक्रॉस नहीं है, वो रिंग के अक्रॉस है। तो यस, इसमें ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म है। और जो प्रीवियस वाला केस था जहां पर मैंने यहां पर भी CH3 लिखा हुआ था उसमें भी था। तो ये ध्यान रखना कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म रिंग के अबाउट भी होता है, पाई बॉन्ड के अबाउट भी होता है। तो अगर आपका दोनों चीजें हैं तो दोनों के अक्रॉस चेक करना है, जल्दबाजी में इस तरह का गलती नहीं करनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। देखिए ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए मतलब कायरल होने के लिए क्या चाहिए होता है कि कोई सिमिट्री एलिमेंट आपका नहीं होना चाहिए, है ना, प्लेन ऑफ सिमिट्री नहीं होना चाहिए, सेंटर ऑफ सिमिट्री नहीं होना चाहिए, राइट। ओके, तो बोल रहा है ऑप्टिकली इनएक्टिव है मतलब उसमें कोई सिमिट्री है, ठीक है ना, सिमिट्री है। ओके, पहले वाले स्ट्रक्चर को अगर मैं यहाँ बीच में से कट करूँ सिमिट्री आ रही है नहीं। अच्छा, अगर मैं ऐसे कट कर दूँ बिल्कुल बीच में से, मतलब ये जो बास्केट है, ये जो ब्रिज है ना, ये ब्रिज ऐसे आ गया आपका और ये ग्रुप ऐसा आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड हो है और वहाँ पीछे भी ऐसा है, ऐसे बीच में से कट कर दूंगा तब भी सिमिट्री नहीं आएगी क्योंकि ये डबल बॉन्ड हो एक तरफ है ना, बीच में से काटता हूँ तो एक तरफ रह जाएगा। तो ये भाई साहब तो कायरल हैं, इसमें कोई सिमिट्री नहीं है। दूसरे वाले भाई साहब में हाँ इसमें सिमिट्री आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, देखो ये जो ब्रिज है तुम्हारा, है ना, ये बना दिया मैंने तुम्हारा ब्रिज, ब्रिज से नीचे की तरफ ये ऐसा डबल बॉन्ड लगा है और पीछे की तरफ ऐसा लगा हुआ है। अब इसको ऐसे देखो, है ना, और ये जो CH3 और H हैं, ये CH3 और उसके पीछे ये H, तो आपको पता है ना ब्रिज में अगर 2 एटम ऐसे हैं, 2 कार्बन ऐसे हैं तो थर्ड ऐसे होगा, फोर्थ ऐसे होगा। तो ये जो CH3 और H हैं ये तो एक ही प्लेन में कट जाएंगे। तो जब मैं इसको इस प्लेन में काटूंगा तो ये CH3 और H एग्जैक्टली आमने आगे पीछे होंगे, तो ऐसे कट जाएंगे ये। और डबल बॉन्ड था वो भी बीच में से कट गया, पीछे वाला भी बीच में से कट गया। तो हाँ इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये आपका ए कायरल है, ठीक है। सी वाले में देख लो, सी वाले में अगर आप ऐसे कट करके देखते हैं नहीं होगा, उधर CH3 है इधर OH है, ऐसे कट करके देखोगे तब भी नहीं होगा, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी आपको, तो ये कायरल है। और इस वाले में देखेंगे अगर आप ऐसे कट करते हैं, ये दोनों तो आमने सामने हैं, ठीक है, सिमेट्रिकल हैं, पर ये दोनों ऊपर नीचे हैं, नहीं होगा, ठीक है। और ऐसे कट करके देखोगे तब भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये वाला भी, लास्ट वाला भी आपका कायरल है। ओके, ठीक क्वेश्चन था ये, नॉट टफ। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 13 है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मिनिमम इनोल कंटेंट, मिनिमम, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम। देखिए कीटो इनोल में नॉर्मली कीटो मेजॉरिटी में होता है, कीटो ज़्यादा स्टेबल होता है, मेजर कंपोनेंट होता है इक्विलिब्रियम मिक्सचर का। क्यों? क्योंकि कीटो में हमारे पास एक ज़्यादा स्टेबल, ठीक है, एक ज़्यादा स्टेबल C डबल बॉन्ड O होता है जो कि स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, उसको तोड़ के आप एक वीकर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बना रहे हो। यार एक स्ट्रॉन्ग चीज़ को तोड़ के वीक चीज़ में कन्वर्ट कर रहे हो, तो ऑब्वियस ही बात है ना, जो आपका कीटो होगा यही आपका मेजर कंपोनेंट होगा। तो इनोल कब जाके आपका माइनर बनता है, ये इनोल, सॉरी इनोल आपका माइनर तो हमेशा होता है, ये मेजर कब बनता है, ये ज़्यादा स्टेबल कब होता है, या तो इसमें H बॉन्डिंग हो रही हो, या इसमें कॉन्जुगेशन हो रहा हो, या इसमें एरोमेटिसिटी आ रही हो, ठीक है, तब जाके इनोल आपका मेजर बनता है। अब जैसे फर्स्ट ऑप्शन दिया है फिनोल, फिनोल एक तरह का इनोल ही है, और अगर इसको इसके कीटो फॉर्म में कन्वर्ट करें तो वो आपका नॉन एरोमेटिक बन जाएगा, ठीक है। ये तो ऑब्वियस बात है, इनमें तो जो आपका मेजर है वो इनोल है, फिर उन्होंने मेजर नहीं, मैक्सिमम नहीं पूछा है, मिनिमम पूछा है। सेकेंड एग्जाम्पल देते हैं एसिटल्डिहाइड का, CH3CHO। तो CH3CHO में भी जो आपका इनोल बनेगा उसमें कोई ऐसा खास सुपर पावर नहीं होने वाली है जिससे वो ज़्यादा स्टेबल बन जाए। तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी मेजर आपका कीटो ही रहेगा, ये आपका माइनर होगा। और थर्ड अगर हम देखें एसिटो एसिटिक एस्टर, एसिटो एसिटिक एस्टर होता है आपका CH2 COOR COCH3, ठीक है, ये आपका एस्टर हो गया ये वाला, और उसमें एसिटो ग्रुप ब्रांच लगा हुआ, मतलब COCH3 ग्रुप जो उसमें फर्दर ब्रांच लगा हुआ है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा,
इसमें आपका जो इनोल कंटेंट है वो काफ़ी कम होगा, ठीक है, राइट। काफ़ी कम होगा नहीं, बहुत कम तो नहीं होगा, ठीक ठीक होगा, क्योंकि इट इज़ 1,3 डाई कीटो। ये अगर 1 है तो आपका ये, सॉरी ये अगर आपका 1 है तो ये आपका 3 हो गया। 1,3 डाई कीटो में क्या हो जाता है, अगर इसका आप इनोल बनाते हैं CH3 एंड COH डबल बॉन्ड CH COOR, तो यहाँ पर जो आपका डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल है, फिर डबल है, ये कॉन्जुगेशन आ जाती है। एक तो ये कॉन्जुगेशन आ गई, उसकी वजह से उसको स्टेबिलिटी मिलती है। दूसरा यहाँ पर H बॉन्डिंग आ जाती है। तो 1,3 पोजीशन में जब दो कीटो ग्रुप लगे होते हैं तो उसका इनोल थोड़ा ठीक स्टेबल होता है, बट वो परसेंटेज घट जाती है अगर यहाँ पे एस्टर है, यहाँ पर OR है ना, यहाँ OR की जगह नॉर्मल में अल्काइल ग्रुप होता तो इनोल काफ़ी और ज़्यादा स्टेबल होता। क्यों? क्योंकि अब देखो, अभी ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये इधर भी कॉन्जुगेशन कर रहा है और इधर भी कर रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ये दोनों तरफ कॉन्जुगेशन कर रहा है, तो एक तरफ ज़्यादा अच्छी नहीं कर पाएगा, दोनों तरफ करनी है इसको। बट अगर यहाँ पर सिर्फ R होता तो ये सिर्फ इसी डबल बॉन्ड के साथ कर रहा होता, तो इनोल को और स्टेबलाइज कर रहा होता। तो जब यहाँ पर एस्टर ग्रुप लगता है तो उससे इनोल की परसेंटेज थोड़ी सी घटती है, थोड़ी सी घटती है, मतलब ठीक है, बहुत बुरी भी नहीं होती पर बहुत अच्छी भी नहीं होती है। अगर यहाँ पर R होता तो इनोल आपका रफली 80% होता, ठीक है। फिर पेंटेन 2,4 डायोन, पेंटेन, हाँ ये मैं आपको जो बोल रहा था 1,3, ठीक है। तो इसमें तो मतलब बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, इसमें तो रफली 80% इनोल आ जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि इसमें H बॉन्डिंग भी आ रही है और इसमें कॉन्जुगेशन भी बहुत अच्छी है। तो सबसे कम इनोल किस में आ रहा है? सेकंड वाले में, उसमें कोई स्टेबिलिटी इसको नहीं मिल रही। तो सबसे ज़्यादा इनोल अगर पूछा जाए तो फिनोल में, क्योंकि एरोमेटिसिटी है, सबसे बड़ा फैक्टर है। उसके बाद तो अगर आप परसेंटेज इनोल कंटेंट का ऑर्डर ही पूछ लें यहाँ पे कि परसेंटेज इनोल का क्या होगा, सबसे ज़्यादा इनोल किस में होगा? ए में, उसके बाद होगा डी में, उसके बाद सी में, उसके बाद बी में। ये आपका ऑर्डर आ जाएगा परसेंटेज ऑफ इनोल कंटेंट का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी ईथर्स आर पॉसिबल फॉर द फॉर्मूला C5H12O इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स, ठीक है। नाउ दिस इज, अब आपको सिर्फ ईथर ही बनाने हैं, ओके। देखिए C5H12O, तो पहले C5H12, क्योंकि ऑक्सीजन के होने ना होने से डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो C5H12 किसका फॉर्मूला है? इट इज CnH2n+2, मतलब अल्केन वाला। तो मतलब C5H12 में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 है, कोई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन नहीं है, मतलब कोई पाई बॉन्ड रिंग वगैरह कुछ भी नहीं है, सारे सिंगल बॉन्ड है। तो इसमें 5 कार्बन है और आपको ईथर बनाना है। चलो, तो 5 कार्बन है और ईथर बनाना है तो बीच में ऑक्सीजन लगानी है। तो एक काम करते हैं, ये ऐसा करते हैं 1 2 3 4 और फिर एक ऑक्सीजन लेते हैं, फिर आगे लेते हैं। तो मतलब 1 2 3 4 यहाँ लगा दिए, 5वां दूसरी तरफ लगा दिया, एक ये पॉसिबिलिटी बन गई। दूसरा 3 के ऑक्सीजन लगा देते हैं, 2 वहाँ लगाते हैं, तो 1 2 3 4 5 ये कर दिया, है ना। तो 5 को कैसे आप स्प्लिट करोगे? 4 और 1 और 3 और 2, और 3 में फर्दर आप ऐसा वाला 3 ले सकते हो, है ना, आइसोप्रोपाइल वाला ले सकते हो। एंड 4 में आप और क्या कर सकते हो? 4 में आप ब्रांच ले सकते हो, 1 2 3 4, ठीक है, ये बन गया आपका। एंड साइक्लिक तो यहाँ पर हो नहीं सकता, ठीक है। चलिए, ये 4 की स्ट्रेट चेन होगी, ये 3 की चेन में एक ब्रांच आ गई। इस ब्रांच में अगर मैं एक और ब्रांच, ये वाली ब्रांच हटा के यहाँ लगा दूँ तो वो भी बन सकता है, ठीक है। 1 2 3 4 5, हाँ ये वाला भी बन सकता है। तो 4 में तो ये ऑप्शन थी, 4 की स्ट्रेट चेन, यहाँ पे ब्रांच और उसके बाद यहाँ पे ब्रांच, फिर उसके बाद 3 की स्ट्रेट चेन, उधर 2, और 3 की चेन में ब्रांच और उधर 2, है ना। उधर 2 में तो कोई और वेरिएशन आपकी हो नहीं सकती। तो स्टीरियो आइसोमर ढूंढने हैं, चलो। तो हमारे पास टोटल आ गया 1 2 3 4 5। अब पहले वाले स्ट्रक्चर में देखो, कोई कायरल सेंटर है? नहीं। दूसरे वाले में कोई कायरल सेंटर है? नहीं। तीसरे वाले में कोई कायरल सेंटर है? नहीं। फोर्थ वाले में कायरल सेंटर है? हाँ, ये वाला कायरल है, क्योंकि मिथाइल इथाइल इधर मिथॉक्सी और एक H, तो ये वाला कायरल सेंटर है, तो इसमें प्लस इसका इनेंशियोमर भी होगा, ठीक है। और लास्ट वाले में कोई कायरल सेंटर है? नहीं। तो 5 तो ये हो गए और ये छठा, टोटल 6 हो गए, ठीक है।
राइट, 6 आ रहे हैं, ओके, एंड इंक्लूडिंग स्टीरियोइसोमर, एनीथिंग दैट वी आर मिसिंग? और कुछ हो सकता है? I think A card structure because OCS3 अच्छा हाँ यार, एक और स्ट्रक्चर भी बन सकता है ना। यस 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 यस, 3 डिग्री कार्बन तो हमने बनाया नहीं, ठीक है, 1 2 3 4 ये वाला है ना, क्योंकि 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन ले ली, उसमें एक ब्रांच लगा ली, 2 ब्रांचें लगा ली, मतलब उसको 1 डिग्री 2 डिग्री तक लेके, पर इस तरह से 2 ब्रांचेज और लगा सकते थे। तो 1 2 3 4 5 5 आ गए, हाँ, तो टोटल ये 6 और ये एक ये 7। यस, तब सोचो मैं कुछ तो मिसिंग लग रहा है, कुछ तो कम लग रहा है। हाँ, टर्शियरी वाला केस ने हमने लिया था एक। देन क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ अनसैचुरेशन आर देयर इन द फॉलोइंग कंपाउंड? तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन नॉर्मल तरीके से अगर कैलकुलेट करना हो, ठीक है, देखिए वैसे तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला याद है, C+1, ठीक है, माइनस H+X माइनस N डिवाइड बाई 2, ये होता है। जैसे कि मान लो C2H4 C2H4 C2H3Cl ये ले लेता हूँ मैं, ठीक है, 2+1 माइनस कितने हैं, 3 हाइड्रोजन है, हेलोजन 1 है, नाइट्रोजन तो कोई नहीं है, तो 3 माइनस 2 दैट इज 1। यस, इसमें एक ही है, तो ओके, तो इस तरह से आप लगा सकते हो। ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं होता डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में, तो ये हो गया। दूसरा तरीका आप ये कर लो, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को सिंपली पाई बॉन्ड प्लस रिंग्स काउंट कर लो कि रिंग्स कितने और पाई बॉन्ड कितने हैं। तो देखिए पहले वाले में पाई बॉन्ड कितने हैं, 2 3 4 5 और ये 6, बेंजीन का मतलब होता है 4, तो बेंजीन मिला के पूरा 4 हो गया, ये 2 6 और ये 7 8 9 10 11, तो 11 हो गए, ठीक है, इसका डी आएगा, ठीक है। एक बार आंसर को कंफर्म भी कर लेते हैं, मेरे को लग रहा है थोड़ा सा यहाँ पे कहीं गलती ना दी हो उन्होंने, लेट मी चेक। वेयर इज आंसर की, क्वेश्चन नंबर 15 में बी ऑप्शन 7 दिए हुए हैं, दैट इज स्ट्रेंज। 7 कैसे हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, नहीं यार 11 यहाँ पे है ना, कुछ गलती तो नहीं हो रही, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नहीं 2 4 5 6 7 8 9 10 11, हाँ 11 है, आंसर की में थोड़ी सी गलती है, ठीक है, उन्होंने बी ऑप्शन दिया हुआ है, तो दैट इज़ रॉन्ग। एंड मैं एक बार ये भी चेक कर लेता हूँ कि ये आंसर की हम सही तो देख रहे हैं कि आंसर की किसी और चैप्टर की तो नहीं देखी जा रही है, ठीक है, हाँ नहीं चैप्टर तो ठीक ही लग रहा है, ओके कोई बात नहीं, होता है, ब्लाइंडली आंसर की को भी फॉलो नहीं कर सकते। इफ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज देयर, सॉरी नॉट देयर, इट इज 3, देन द कंपाउंड शोज। तो डी अगर आपका 3 है तो क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, इसका मतलब हो सकता है भैया कि 3 डबल बॉन्ड, ओके, या एक डबल और एक ट्रिपल, ओके, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आ जाता है, या हो सकता है कि 3 रिंग्स, या हो सकता है कि 2 डबल और एक रिंग,
यह हो सकता है एक डबल और दो रिंग, यह हो सकता है एक ट्रिपल और एक रिंग। ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। तो वन ट्रिपल बॉन्ड एंड वन डबल बॉन्ड, हाँ, तो ये ऑप्शन भी सही है। वन डबल बॉन्ड एंड टू रिंग्स, ये वाला बात भी सही है। वन रिंग एंड टू डबल बॉन्ड, ये भी सही है। ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, और भी मैंने आपको कॉम्बिनेशन दे दिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, अमंग दीज थ्री कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, दो मोर आर पॉसिबल, हाँ मोर पॉसिबल हैं, पर हमने ड्रॉ नहीं किया, उनको दिखाया नहीं है। व्हाट वुड बी देयर रिलेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन द हाइब्रिड, जो जितना ज़्यादा स्टेबल होता है वो उतना ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करता है हाइब्रिड में। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल इनमें से कौन सा है? देखो पहले वाले में कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है, तो पहला वाला सबसे स्टेबल है ना, नो चार्ज सेपरेशन। अब कुछ तो उन्होंने यहाँ पर गड़बड़ करी हुई है, अच्छी खासी गड़बड़ की है, क्योंकि उन्होंने पॉजिटिव पॉजिटिव दो बार ड्रॉ कर दिया है। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में चार्ज आपका कंजर्व होता है। तो यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, कुछ तो घोटाला किया है। चलो एक काम करते हैं, इसको हम खुद ड्रॉ करके देखते हैं इसका क्या आएगा। CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2। तो अगर लास्ट में ये पाई बॉन्ड को हटा रहे हैं, तो ये पाई बॉन्ड कैसे हटेगा? ये पाई बॉन्ड तभी हटेगा इस तरह से मूवमेंट होगी, ठीक है। और इस तरह से अगर चार्ज मूव करता है तो ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, CH, CH2 नेगेटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ये बन जाएगा। और फिर ये बोल रहे हैं एंड में चार्जेस आ रहे हैं 3 4 5, 3 4 5 6, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ कार्बन खा गए ये, है ना। तो कुछ तो उन्होंने गड़बड़ करी हुई है। चलो एक काम करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं स्ट्रक्चर्स के क्या क्या बनेंगे, और ये वाला स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ करते, ये किया जाए, ये यहाँ जंप करेगा, तो ठीक है, यहाँ डबल आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, एक ये बन जाएगा, और उसके बाद फर्दर ये बॉन्ड आगे जंप कर जाएगा, तो एक और बन जाएगा CH2 पे पॉजिटिव, CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, CH2 नेगेटिव, ये होंगे इनके पक्का, ये 1, ये 2 और ये 3। 1 सबसे स्टेबल, क्योंकि इसमें कोई चार्ज सेपरेशन नहीं हो रहा, ठीक है। 2 वाले में चार्ज सेपरेशन हो रहा है, पर 3 वाले में ज़्यादा हो रहा है। जितना ज़्यादा चार्ज को सेपरेट करोगे उतना ज़्यादा एनर्जी लगेगी चार्ज को सेपरेट करने में, और उतना अनस्टेबल होगा। तो 1 सबसे स्टेबल, फिर 2, फिर 3, तो 1 2 3 ए ऑप्शन आना चाहिए इसका, ठीक है। पर इन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग नहीं, इन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो 3 मैंने अभी ड्रॉ किए। क्वेश्चन नंबर 18, विच इज नॉट द पोजिशन आइसोमर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो पोजिशन आइसोमर के बारे में बात हो रही है। चलिए देखिए, ये CH2Cl, यहाँ पर Cl लगा हुआ है, ये तो सेम हो गया, पहला वाला तो आइडेंटिकल है ना, क्योंकि 6 पोजीशन में से साइक्लोहेक्सेन पे आप कहीं पर भी CH2Cl को लगा लो चलेगा, ठीक है। दूसरे वाले में क्या है, एक पे CH3 कर दिया, एक पे आपका Cl कर दिया। नॉट द, अच्छा नॉट द पोजीशन आइसोमर पूछा हुआ है, ओके, तो पहला वाला तो आंसर हो गया ना, तो सेम ही हो गया। ये वाले में क्या है, 1 1 हो गया, ये वाला भी पोजीशन अलग अलग होगी, यहाँ पर भी अलग अलग होगी, तो यस ए ऑप्शन, क्योंकि वो आपका सेम आ रहा है। देन क्वेश्चन नंबर 19, हाइपर कॉन्जुगेशन इज मोस्ट यूजफुल फॉर स्टेबलाइजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटायन। हाइपर कॉन्जुगेशन देखिए, अगर आप बात करते हैं टर्ट ब्यूटाइल नियोपेंटाइल आइसोप्रोपाइल मिथाइल, मिथाइल में तो नहीं हो पाएगा, मिथाइल में तो कोई हाइपर कॉन्जुगेशन है ही नहीं, क्योंकि अल्फा कोई कार्बन ही नहीं है, राइट। टर्ट ब्यूटाइल में हाँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 3 इसके, 3 इसके और 3 इसके, 9 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। नियोपेंटाइल में क्या हो जाएगा, ये नियोपेंटाइल में क्या है, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, हटाओ। आइसोप्रोपाइल में 6 अल्फा हाइड्रोजन है ना, तो सबसे ज़्यादा किस में है, 9 टर्ट ब्यूटाइल में है। देन हिट्रोलिटिक फ्यूजन ऑफ अ कोवलेंट बॉन्ड, देखिए कोवलेंट बॉन्ड जो है दो एटम्स के बीच का, जब वो इस तरह से टूटे, अनइक्वल तरीके से टूटे, होमोलिसिस होता है जब वो बराबर तरीके से टूटता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, रेडिकल्स बनाए। हिट्रोलिसिस का मतलब होता है कि अनइक्वल तरीके से टूटा है वो, मतलब मान लीजिए जो अगर आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बी इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो दोनों इलेक्ट्रॉन उठा के ये रख लेगा, तो ए के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और बी के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, तो इससे क्या जनरेट होते हैं, कैटायन एंड एनायन जनरेट होते हैं हिट्रोलिसिस से। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज आर नॉट करेक्ट, ध्यान से पढ़ना, नॉट करेक्ट फॉर द डी पॉजिटिव ग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, क्या करें,
हाँ एक काम करते हैं, 20 क्वेश्चन हो गए है ना, 80 का है अपना, तो क्या किया जाए, या कर ही लेते हैं यार, आई थिंक 30 तो 20 के करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, टाइम कितना भी हो गया। अच्छा अराउंड 50 मिनट का होने वाला है इसमें, तो नहीं थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन कर लेते हैं एक बार, ठीक है। देखिए 21 में देखिए, जो कैपिटल डी होता है ना, देखो आपका दो डी एल होते हैं, एक होता है स्मॉल डी एंड एल। स्मॉल डी एल आपका डेक्स्ट्रो और लीवो को डिनोट करते हैं, पर जो आपका कैपिटल डी एल है ये आपका रिलेटिव नॉमेनक्लेचर है, ठीक है। ये ग्लिसरल्डिहाइड के अकॉर्डिंग नाम रखा गया था, ये रिलेटिव नॉमेनक्लेचर है। कैपिटल डी का मतलब कभी भी डेक्स्ट्रो नहीं होता और कैपिटल एल का मतलब कभी भी लीवो नहीं होता। हाँ यहाँ जो प्लस साइन है डी पॉजिटिव ग्लिसरल्डिहाइड, ये प्लस साइन बोल रहा है आपको डेक्स्ट्रो है, पर कैपिटल डी जो बोल रहा है वो नहीं आपको डेक्स्ट्रो बता रहा। तो सिंबल डी इंडिकेट्स द डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर, गलत। तो साइन पॉजिटिव इंडिकेट्स डेक्स्ट्रो रोटेटरी, यस। द सिंबल डी इंडिकेट दैट द हाइड्रोजन एटम लाइज लेफ्ट टू द कायरल सेंटर इन द फिशर। अरे एक सेकेंड, नॉट करेक्ट पूछा है ना, हाँ तो ए ऑप्शन आ जाएगा आपका नॉट करेक्ट, और इज आर, अच्छा मोर देन वन ऑप्शन दिया हुआ है, देख लेते हैं। तो डी इंडिकेट डेक्स्ट्रो रोटेटरी, भैया रॉन्ग है, नॉट करेक्ट, ये आ गया आपका। सेकंड वाला तो आपका करेक्ट है, प्लस साइन तो आपका डेक्स्ट्रो बताता ही है। सिंबल डी, देखो लेफ्ट राइट में जो आपका एच है आपका लेफ्ट में होगा और आपका यहाँ पे ओ एच राइट में होगा, इसको बोलते हैं कैपिटल डी, ठीक है। यहाँ पर आपका सी एच हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी एच टू ओ एच हो जाएगा, तो ये आपका कैपिटल डी होगा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन है ओ एच आपका राइट साइड में, तो कैपिटल डी। अगर यही ओ एच आपका लेफ्ट में होता तो ये कैपिटल एल होता, ठीक है। तो सिंबल डी इंडिकेट द हाइड्रोजन एटम लाइज लेफ्ट टू द कायरल सेंटर, हाँ तो ये तो करेक्ट हो गया। और द सिंबल डी इंडिकेट द हाइड्रोजन लाइज राइट, ठीक है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। तो रॉन्ग कौन कौन से हो गए, 1 and 4। अच्छा बी ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, मैंने देखा नहीं उसको, ठीक है, होता है कभी कभी ऐसा भी होता है। मैं ऊपर ही 1 2 3 4 कर रहा था, मेरे को पता लगा कि वो तो ABCD में होना था, चलो कोई बात नहीं, पोपट भी होता है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट टाइप ऑफ आइसोमरिज्म इज शोन बाय द फॉलोइंग पेयर। क्योंकि मैं भी इन क्वेश्चन को पहली बार ही सॉल्व कर रहा हूँ, ये मजे की बात है, ठीक है। बिकॉज पुराना खुद सॉल्व किया हुआ जो क्वेश्चन बैंक होता है ना, वो सॉल्व करवाने में फिर मज़ा नहीं आता, क्योंकि आपको काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी पता होती हैं, याद होते हैं आंसर्स, है ना, या मतलब फेमिलियर होते हैं, तो इसलिए ताकि एक ऑनेस्ट एफर्ट दिखे कि हाँ यार इसी स्पीड से सॉल्व हो जाने चाहिए। बाकी स्टूडेंट्स की स्पीड थोड़ी ज़्यादा होती है ऐसे टीचर से, क्यों, क्योंकि वो लगातार प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, रोज़ कर रहे होते हैं। टीचर्स का फोकस ज़्यादातर कॉन्सेप्ट्स पे होता है कि स्पीड से उतना मतलब नहीं बचा, है ना, क्योंकि एग्ज़ाम देना नहीं है। जब मैं तैयारी कर रहा था तब डेफिनेटली मेरी स्पीड इससे बेटर थी सॉल्व करने की, क्योंकि तब नज़रें सीधा इस पे जाती थी कि आंसर कैसे देना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है उसके पीछे अंडरलाइंग वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, आंसर क्या सही है ये कैसे निकाला जाए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो प्रायोरिटी थोड़ी डिफरेंट थी। अब क्या मेरी एक्सप्लेनेशन ज़्यादा इसके ऊपर फोकस रहती है कि मैं आपको एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, आपको समझ आ रहा है अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट क्या है उसका, है ना, आंसर चाहे लेट से निकले, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि मेरी स्पीड जो है वही आपकी स्पीड होनी चाहिए, आपकी उससे बेटर होनी चाहिए। व्हाट टाइप ऑफ आइसोमरिज्म इज शोन बाय फॉलोइंग पेयर। देखिए पहला वाला आपका एस्टर है, दूसरा वाला भी आपका एस्टर है, बट ये जो हेटेरो एटम है इसके लेफ्ट और राइट में जो नंबर ऑफ एटम्स चेंज हो गए, यहाँ 2 कार्बन थे, राइट में 2 है, 3 थे और 1 है, तो ये आपस में क्या हुए, मेटामर्स, है ना। तो हेटेरो एटम के दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स या नेचर ऑफ ग्रुप बदल जाए, क्योंकि इसके लेफ्ट में आपका COCH3 और राइट में इथाइल है, अब इसके लेफ्ट में COCH2 CH3 राइट में मिथाइल है, तो नेचर ऑफ ग्रुप बदल गए, तो ये मेटामर्स है। देन क्वेश्चन 23, अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ। C2H6 बेटा सारे सिंगल बॉन्ड, C6H6 बेंजीन 1.5 बॉन्ड ऑर्डर, C2H2 में ट्रिपल बॉन्ड सबसे छोटा हो जाएगा, तो बॉन्ड लेंथ ऑब्वियस ही बात है ना, ये सिंगल बॉन्ड C2H6 में, C6H6 में डेड बॉन्ड और C2H2 में ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। C2H6 फिर CH6 फिर ये डेड फिर ये 2, ओके, और ये ट्रिपल, हाँ तो ये वाला भी सही है, बिल्कुल सही है, तो बी वाला भी सही है। फिर C2H4 बड़ा होगा नहीं,
C2H6 क्या, C2H4 फिर C2H2 फिर C6H6 नहीं, देखो तो C2H6 में जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 1 है, C6H6 में जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 1.5 है, तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड छोटा होता जाएगा। C2H4 में डबल बॉन्ड होता है तो बॉन्ड ऑर्डर आपका 2 आ गया, और C2H2 में बॉन्ड ऑर्डर आपका 3 है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ए और बी दोनों ही सही हैं एक्चुअली। ठीक है, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स बिलोंग टू आर कन्फिग्रेशन, RS। ठीक है, चलो कर लेते हैं इसको भी। तो पहले वाले में क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पर प्रायोरिटी ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, और 1 2 3 4 आपका पीछे नहीं है, 4 को पीछे करना है, तो 4 को इसके साथ इंटरचेंज करते हैं 2 के साथ, तो 4 को 2 के साथ इंटरचेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ये 1 और 4 यहाँ आ जाएगा, ये मेरे पास 2 आ जाएगा, और ये आप 3 आ जाएगा, और 4 को मैंने पीछे ले गया, है ना, ये 4 था, 4 को इग्नोर मारो। अब क्योंकि मैंने सिंगल एक्सचेंज किया हुआ है, तो सिंगल एक्सचेंज करने से क्या होगा, जो मेरा आंसर आएगा उसको मेरे को पलटना पड़ेगा, आर आएगा तो उसको एस करना पड़ेगा। अब देखिए 1 2 3 क्लॉकवाइज आ रहा है आर, तो ये बन जाएगा फिर एस। ठीक है, सेकंड वाले में प्रायोरिटी ऑर्डर देखो, ये 1, ठीक है, एंड ये 2 ये 3 और ये 4 पीछे नहीं है, तो एक काम करते हैं 1 और 4 को इंटरचेंज करते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा COH C2H5 CH3, और H आ जाएगा पीछे, उसको इग्नोर करो, ठीक है ना, तो ये 1 ये 2 ये 3, 1 2 3 क्लॉकवाइज R, तो ये भी बन जाएगा S। थर्ड वाले में ये 1 है और ये 2 है, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 और 1 को फिर से इंटरचेंज करना पड़ेगा, तो थर्ड वाले में भी क्या हो जाएगा, थर्ड वाले में आपका COET, एंड इन दोनों को इंटरचेंज किया तो ब्रोमीन यहाँ आ गया, NH2 यहाँ चला गया। ठीक है, ये 1 है ये 2 है ये 3 है, तो 1 2 3 क्लॉकवाइज R, तो ये भी S बन जाएगा। तो भाई साहब तो कोई भी नहीं है, तो 24 का आंसर कितना आ रहा है, D। अच्छा, नन ऑफ दीज आ रहा है, सारे S हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन 25, द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन अमंग द गिवन एग्जांपल इज, ये वाला आपका 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये आपका 1 डिग्री है, और ये तो आपका सिंपल मिथाइल है, तो ऑब्वियसली बात है ए ऑप्शन 3 डिग्री, कोई एक्सेप्शन यहाँ पर, कोई स्पेशल केस नहीं था यहाँ पे। 26, व्हाट इज द एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन व्हेन द फॉलोइंग कंपाउंड इज रोटेटेड थ्रू 270 डिग्री क्लॉकवाइज। तो इसको अगर आप 273 देखो, जो आपका फिशर प्रोजेक्शन होती है ना, फिशर प्रोजेक्शन को बेटा कभी भी 90 डिग्री घुमाना नहीं चाहिए। 90 डिग्री घुमाने से क्या होता है, 90 डिग्री घुमाने से वो अपने इनहेंशियोमर में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए फिशर प्रोजेक्शन में हमेशा क्या करते हैं, बोलते हैं ना 2 एक्सचेंज करो, जैसे मान लो ये Cl है, ये H है, ये CH3 है और ये NH2 है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि चलो बेटा 2 एक्सचेंज कर लो, एक बार इन दोनों को पलट लो, ठीक है, तो 2 एक्सचेंज करने का क्या आ जाएगा, यहाँ पर CH3 आ जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा, फिर H और NH2 को पलट लो, H यहाँ रहेगा, NH2 चला जाएगा, ये 2 एक्सचेंज हो गए, तो 2 एक्सचेंज करके ये बन गया मेरे पास। ठीक है, तो ये अलाउड है। अगर मैं इसमें इसको 90 डिग्री पे घुमाऊँ ना, तो वो सिंगल एक्सचेंज की तरह काउंट होता है, ये ऑड एक्सचेंज की तरह काउंट होता है। तो बेटा 2 एक्सचेंज अलाउड होते हैं, तो एक चीज याद रखो, इन फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है, इवन एक्सचेंज करो और रोटेट बाय 180 डिग्री इन द प्लेन, फ्लिप नहीं मारना है उसको, इन द प्लेन, तो सेम कन्फिग्रेशन रहती है, मतलब चेंज नहीं होता कुछ भी। बट अगर आप ऑड एक्सचेंज करो या रोटेट बाय 90 डिग्री, ठीक है, तो इसमें उसका स्टीरियो आइसोमर बन जाता है। ओके, तो 270 डिग्री क्या हो गया आपका, आपने 180 डिग्री पे घुमाया पहले, ठीक है, 180 डिग्री घुमाना अलाउड था, सेम रहा, उसका 90 डिग्री घुमा दिया आपने, तो क्या हो जाएगा, तो पहले इसकी एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन निकालो, अभी ये क्या है, RS क्या है, और फिर उसके बाद देखेंगे। तो 270 डिग्री घुमाने से क्या बन जाएगा, वो उसका इनहेंशियोमर बन जाएगा।
ठीक है। तो कैपिटल डी कैपिटल एल इससे करना है आपको, ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो पर एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन पूछा हुआ है, तो कैपिटल डी और कैपिटल एल आपका रिलेटिव कन्फिग्रेशन होती है, एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन नहीं होती, तो कैपिटल डी और एल तो आपका आंसर हो ही नहीं सकते, ठीक है। देन यहाँ पर आपका ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4। अब 4 आपका वर्टिकल में है, तो अगर लीस्ट प्रायोरिटी वर्टिकल हो तो सही है ना। 1 2 3, तो ये क्या रहेगा एंटी क्लॉकवाइज, और क्या रहेगा ये एस, तो एस है तो उसका आंसर क्या रहेगा आर, तो आंसर इज आर, क्योंकि आपने 270 डिग्री घुमाया, तो 180 घुमाने पे तो सेम रहा, उसके बाद जो 90 डिग्री घुमाया उसमें वो एंशियोमर बन गया, तो ये आपका एस था और 270 डिग्री घुमाने पे ये आर में कन्वर्ट हो गया। क्वेश्चन 27, सेलेक्ट द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। पहला वाला आपका 2 डिग्री है, दूसरा वाला 3 डिग्री है, 1 डिग्री है, 1 डिग्री है, तो ऑब्वियसली 3 डिग्री 27 का बी ऑप्शन। 28, दीज आर 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्थलीन, एग्जामिन एंड फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। देखिए नेफ्थलीन में ये वाला बहुत स्टेबल है क्योंकि दोनों बेंजीन रिंग बन रहे हैं, इसमें एक वाला बेंजीन है, इसमें भी एक बेंजीन है, नहीं सॉरी, अच्छा इसमें भी दोनों बेंजीन है, ओके, इस वाले में सिर्फ एक बेंजीन है, तो ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑफ सेम लेंथ, नहीं नेफ्थलीन आपको मैंने पहले बताया था कि सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ सेम बराबर नहीं होते हैं। अब देखिए जैसे ये 1-2 बॉन्ड है, ये 1-2 है, ओके, तो ये क्या किया इन्होंने, यहाँ 1-2 राइट साइड से किया, यहाँ लेफ्ट साइड से किया हुआ ये तो बेवकूफ़ी है ना। ये 1-2-3 है तो ये 1-2-3 होना चाहिए, तो ये 1-2-3 होना चाहिए, तो 1-2 बॉन्ड कंपेयर कर रहे हो, तो यहाँ डबल है, यहाँ डबल है, फिर यहाँ सिंगल है, ओके, और 2-3 की बात कर रहे हो, यहाँ सिंगल है, यहाँ सिंगल है, यहाँ डबल है, तो 2-3 के पास सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा है, तो 2-3 बॉन्ड लंबा है, तो C2-C3 बॉन्ड लंबा है C1-C2 से, तो C1-C2 शॉर्टर है, तो बी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, 5 अल्कोहल्स कैन बी ड्रॉन फॉर फॉर्मूला C4H10O। C4H10O में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आएगा, ऑक्सीजन को छोड़ो, C4H10 क्या हो गया CnH2n+2, मतलब अल्केन वाला फॉर्मूला, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0, मतलब कोई रिंग नहीं है, कोई पाई बॉन्ड नहीं है। हाउ मेनी ऑफ दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव, तो बोला 5 अल्कोहल बनाए जा सकते हैं, चलो बना देते हैं, 4 कार्बन है ना, 4, ये एक OH आ गया, और 4 की चेन अब यहाँ पर OH लगा लो, ठीक है, फिर उसका 3 की चेन ले लो, 3 में अच्छा 5 है ना, ठीक है, यहाँ पर लगा लो 1 2 3 4, ठीक है, ये भी बन गया, एंड 4 कार्बन ये भी आ गया एक, एंड दूसरा एक स्ट्रक्चर और बनाना, 4 की स्ट्रेट चेन, 4 में दूसरे पे लगा दिया, फिर उसका 3 की चेन पे, यहाँ OH है, यहाँ ब्रांच है, एंड ये हो गया, 3 की चेन में देयर इज वन स्ट्रक्चर जो मेरे को भी क्लिक नहीं हो रहा है, क्या है, आई थिंक तुम लोगों ने बना ही लिया होगा, चार की स्ट्रेट चेन में और क्या हो सकता है, इसमें यहाँ पर लगा लिया एक बार यहाँ पे लगा लिया, 2 स्ट्रक्चर तो ये बन गए। 5 अल्कोहल कैन बी ड्रॉन, हाउ मेनी दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव, कितना सिंपल क्वेश्चन है, आई एम स्टक हियर, एंड द मोर यू ट्राई टू सॉल्व एट सच टाइम्स और दिमाग काम नहीं करता है। तो
चलिए 4 की चेन को 3 की चेन लेते हैं एंड नहीं, ये बन रहा है मेरे तो भाई, ठीक है। अब ऑप्टिकली एक्टिव जो है, अब इनमें से हो सकता है कि किसी एक की बात कर रहा हो, जैसे ये वाला आपका कायरल सेंटर है, तो इसका एनेंशियोमर बन जाएगा, तो आई थिंक उसकी बात हो रही है यहाँ पे कि इसका जो एनेंशियोमर होगा वो मिला के आपके 5 हो जाएंगे, ठीक है। ये वाला भी कायरल नहीं है, ये वाला भी कायरल नहीं है, ये वाला भी कायरल नहीं है। हाउ मेनी दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव? 2, ठीक है। तो ये होना चाहिए। अब ट्राई कर लो, मेरे को लगता नहीं इसका कुछ और बनने वाला है, 5वां कुछ इसका बनेगा, बट फिर भी यू कैन ट्राई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनिल कंपाउंड विल फॉर्म कार्बन आयन मोस्ट रेडिली? वही बनाएगा जिसका कार्बन आयन सबसे स्टेबल होगा। तो कार्बन आयन कब बनता है? कार्बोनिल का जो अल्फा हाइड्रोजन होता है ये एसिडिक होता है, तो इसको इजीली लूज करेगा, बट यहाँ से अगर लूज करेगा H, तो जो नेगेटिव चार्ज आएगा उसके ऊपर 2 डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं, तो स्टेबल नहीं है। यहाँ से लूज करेगा, यहाँ पर भी डोनेटिंग ग्रुप लगा है, यहाँ से लूज करेगा नहीं क्योंकि ये डबल बॉन्ड वाला है। हाँ, यहाँ से लूज करेगा तो कोई डोनेटिंग ग्रुप लगा नहीं है, तो डी वाले में, ठीक है। डन। कार्बन मोस्ट रेडिली, ओ नहीं, डी वाले में नहीं, हाँ, पर अल्फा कोई लूज नहीं कर रहा, तो यहाँ से लूज कर सकता ना ये, हाँ, लास्ट वाले से, तो लास्ट वाला यहाँ पर रेजोनेंस में है, यस, सी आंसर आएगा। हाँ, अगेन ये वाला क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में भी किया था हमने ना, 4th पोजीशन से निकाला था। हाँ, तो लास्ट वाले में ठीक है, CH2 नेगेटिव रेजोनेंस स्टेबलाइज है, पर सी वाले में और अच्छी रेजोनेंस है जब हम इस लास्ट वाली पोजीशन से निकालते हैं। चलिए, तो 30 क्वेश्चन कर लिए, टोटल 80 हैं, 50 क्वेश्चन बचे हुए अभी, तो 50 क्वेश्चंस को एक काम करते हैं, 2 और सेट्स में कर लेंगे, ओके। चलो, तो आई होप दिस सेशन वाज इन्फॉर्मेटिव, थोड़ी और प्रैक्टिस हुई। अब बाकी के 50 क्वेश्चन एक बार जल्दी से कर लो कवर एंड सी कि उनका क्या आंसर आता है, नेक्स्ट सेशन में देखते हैं फिर, ठीक है। चलिए, एंड कीप स्प्रेडिंग वर्ड अबाउट द कैनवस क्लासेस। अगर आपको अच्छी लगी हैं, आपको मज़ा आ रहा है पढ़ने में, समझ आ रहा है, तो भैया बताना है सबको, अपने दोस्तों को इसके बारे में, एंड बहुत जल्दी इसके बाकी कोर्सेज भी आपको मिलेंगे ऐप के ऊपर, ठीक है। थैंक यू, बाय।